हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। इससे पहले के क्लास में आप लोगों ने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया हुआ था, आप लोगों ने इसे समझा भी था। तो आज हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया आप लोग जैसा जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए P प्लस Q प्लस R का मान 1 होता है। यानी यदि वास्तविक गुणांक जो रियल कोएफिशिएंट होते हैं उसका योग, जिसको हम लोग P, Q और R से दिखाते हैं, यदि इसका योग 1 हो, यानी P प्लस Q प्लस R यदि 1 होता है, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1, या हम इसको P प्लस Q प्लस R को सम्मिलित रूप से N भी कहते हैं। तो N का मान यदि 1 होता है तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तो हम लोग इसके लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे होता है इसका समाकलित वेग समीकरण। तो जैसा हम लोग जानते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। यानी जो अभिकारक की सांद्रता होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन की। अभिक्रिया का वेग जो होगा अभिकारक की सांद्रता पर सीधे निर्भर करता है, सीधे समानुपाती होता है। तो आप फिर से इस बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, जब हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करते हैं तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वह अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया A टू P के लिए बात करें, जहां A हमारा अभिकारक और P हमारा उत्पाद है, इसके लिए भी हम बात करें तो क्या होगा? इस स्थिति में यदि हम पहले ये मान के चलें हमारा ये जो रिएक्शन है, आप जो सामने रिएक्शन देख रहे हैं A टू P, यानी अभिकारक से हमारा प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की बल गतिकी का पालन करे, यदि यह जो अभिक्रिया है आपके सामने A टू P, यह प्रथम कोटि की बल गतिकी का पालन करे, यदि यह प्रथम कोटि की बल गतिकी का पालन करेगा तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट आप जिसको कहते हैं, और आप लोग को बताए थे दो तरह से रेट निकालते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। जो एवरेज होता है उसमें हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं, और जो इंस्टेंटेनियस होता है उसके लिए हम लोग डी प्रयोग करते हैं। तो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की बलगतिकी का पालन करे तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग किस प्रकार से होगा, उसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां ए जो होगा ए पर यानी पावर 1 है, यहां पर पावर 1 छिपा हुआ है, आप ऐसा समझेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए P प्लस Q प्लस R का मान 1 होना चाहिए, N का मान 1 होना चाहिए। यहां पर ये 1 को ही प्रदर्शित करेगा, 1 को ही दिखाएगा, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसका मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। इस रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा, जहां ए को हम लोग केवल यदि 1 नहीं भी लिखें तो उस रूप में भी इसे क्या किया जा सकता है, उसे प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, माइनस डी ए बाय
यानी जी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी और बराबर क्या हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? हम इस स्थिति में इसे व्यक्त कर सकते हैं, अभी तक जो हमने प्राप्त किया हुआ था, जो तात्क्षणिक वेग हमने दिखाया था कि माइनस जी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा हमने देखा हुआ था। इस आधार पर आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है? आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसे हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर क्या होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां के वेग स्थिरांक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए को यहां ले आते हैं और dt को यहां भेज देते हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के dt। यहां dt को ट्रांसफर किया गया, ए को इसके सापेक्ष लाया गया, गुणा में टर्म है, यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलित कर देते हैं। समीकरण जो हमारे पास प्राप्त हुआ है आप देख पा रहे हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के डी टी। हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस डी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हमारा बाहर हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चूंकि के हमारा कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो के हमारा बाहर हो गया। तो हमारे पास टर्म बचता है क्या, एक्चुअल में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन डी टी या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो अब हम लोग जैसा जानते हैं, जब ए को कंसंट्रेशन ऑफ ए का हम ए के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, हमें प्राप्त होता है वैल्यू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के इंटू डी टी का हो जाएगा टी। तो के टी प्लस आई, जहां आई हम लोग समाकलन नियतांक कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो के टी प्लस आई इन माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस आई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और आई आप लोग जानते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहां पर ये हमारा आई जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो आगे हम लोग इसी टर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो देखते हैं आगे। तो हमने जो इक्वेशन प्राप्त किया, पहला जो इक्वेशन हमारा आया था क्या कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस आई। तो नियतांक वहां पर जो हमने आई रखा हुआ था उसका मान हम प्रारंभिक स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं। जो आई का वैल्यू है हमारे पास उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। आई का मान ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? तो प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ा बैक चलेंगे। हम मान लेते हैं जब डी बराबर हमारा 0 है तो उस स्थिति में कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के। इस स्थिति में हमारा जो ए का वैल्यू होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के बराबर हो जाएगा। जहां ए नॉट के बारे में समझेंगे आप, ए नॉट ए की प्रारंभिक सांद्रता है। ए नॉट जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ए की प्रारंभिक सांद्रता है। अब हम लोग आते हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट रखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो इक्वेशन था, यहां पर फिर से लिख रहे हैं, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन देखा हुआ था उसमें ऐसा था के टी प्लस आई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था।
यहां पर हम क्या करते हैं, ए की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट लिखते हैं। यहां पर आपका ए है, यहां पर हमने ए नॉट लिखा, ठीक है। तो ए नॉट कब है, आप ध्यान देंगे, ए नॉट आपका तब है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट के बराबर तब है जब टी बराबर 0 है। तो आप यहां जब यदि इसके जगह पर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट लिखेंगे तो टी के जगह पर आपको 0 लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल टू के इंटू 0। 0 कहां से आ गया, तो टी का वैल्यू आपका 0 है प्लस आई। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस आई, 0 प्लस आई हो जाएगा। तो आई का मान इससे कितना प्राप्त हो जाता है हमको, आई का मान प्राप्त हो जाता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो हमने क्या देखा, जब प्रारंभिक स्थिति में हम चले तो ए की जगह पर हमने जब ए नॉट का प्रयोग किया तो टी के जगह पर 0 का प्रयोग किया। इस आधार पर हमने इक्वेशन फर्स्ट की मदद से आई का मान प्राप्त कर लिया। अब इस आई के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में फिर से मान को पुट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस आई। अब हमने जैसा अभी कहा हुआ था कि समीकरण फर्स्ट में हम अब क्या करेंगे, आई का मान रखेंगे। तो रखते हैं आई का मान। आपको अभी तुरंत पता चला था कि आई का मान आप कितना प्राप्त किए हुए थे, आई का मान आपने प्राप्त किया हुआ था माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, आपने ये प्राप्त किया हुआ था, ठीक। तो आई का मान आपके पास प्राप्त हुआ था कितना, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब इसी वैल्यू को आप यहां पर पुट कीजिए, यहां पुट करेंगे, यहां पर मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम आई का मान रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं आई का वैल्यू। तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये तो आपका है ही, के टी प्लस आई के जगह पर केवल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब यहां प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस माइनस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर आप इसको इस साइड ले आएंगे, ये माइनस में है, ऋणात्मक है, इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये तो ऋणात्मक है ही, ये तो ज्यों का त्यों लिखा गया है आपको। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी, यानी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी। और लॉग का नियम आप लोग जानते हैं, लॉग में ऋणात्मक होना, उसको यदि हम एक साथ लाएंगे तो डिवाइड के तौर पर लिखा जाता है। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय बटे क्यों हो गया, क्योंकि ऋणात्मक है। लॉग में जो टर्म ऋणात्मक होता है उसको डिवाइड में व्यक्त किया जाता है, जो धनात्मक होता है उसको गुना में व्यक्त किया जाता है, आप ऐसा जानते हैं। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा के टी इक्वल टू, या जो हमारे पास टर्म प्राप्त हुआ के बराबर क्या हो जाएगा, फिर तब के बराबर आप क्या कीजिए, टी को उस पार ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1/t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये भी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुआ। ये आपको जो लॉग है ये बेस ई वाला लॉग है, जिसका बेस ई होता है। हम चाहे तो इस लॉग को बेस 10 में भी चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेस 10 में कैसे परिवर्तित किया जाता है, आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ है log x, ऐसे पहले देखते हैं हम लोग, log x लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा 2.303 log x। देखिए ये बेस ई वाला है और ये बेस 10 वाला है log आपको, तो किस में आ जाएगा, log x इक्वल टू 2.303 log x। तो यहीं पर इसी टर्म को क्या किया गया, इस log के बदले 2.303/t log कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह से हमें यह इक्वेशन प्राप्त हुआ। यही हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण
इस तरह से कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग अन्य बातों को सीखेंगे। धन्यवाद।